विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेस है आपके कंज्यूमर बिहेवियर पे। ये क्वेश्चन आपके कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस है। कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आप दो यूटिलिटी पढ़ते हो कंज्यूमर बिहेवियर का, जिसके अंदर आपका यूटिलिटी का कंसेप्ट आता है। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइड कैपेसिटी। ये एक कोई भी चीज है, एक कोई भी गुड्स है, वो एक कंज्यूमर की कितनी वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, उसको कहा जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी कार्डिनल यूटिलिटी, एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी आपका क्वांटिटेटिव कंसेप्ट होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका क्वालिटेटिव कंसेप्ट होता है। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में, लेकिन ऑर्डिनल के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ओनली हम इसे रैंक दे सकते हैं। इसी के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस है, एक बार पढ़ो फिर मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर। एजम्पशंस पूछ रखी हैं आपसे कार्डिनल यूटिलिटी की, कौन सी एक एजम्पशंस नहीं है? जो फर्स्ट एजम्पशन है आपकी, कंज्यूमर इज रैशनल। मोर देन 90% लॉज के अंदर आपकी ये एजम्पशंस हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके कार्डिनल यूटिलिटी की भी एजम्पशंस हैं, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की भी एजम्पशंस आपकी होती है। लिमिटेड मनी इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, हमारे पास लिमिटेड मनी इनकम है, बिल्कुल। अगर अनलिमिटेड है तो फिर तो मेरा इकोनॉमिक का कंसेप्ट ही नहीं बनता। इकोनॉमिक पढ़ी ही इसीलिए जाती है क्योंकि स्केयर रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है। उन स्केयर रिसोर्सेज के अंदर मैं एक ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन बना के, उसी के लिए ही हमारी इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है, जिसमें हमारे पास आती हैं 3 टाइप्स ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, जिसमें आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है आपका व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस। दो गुड्स होती है, एक होती है कंज्यूमर गुड, एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको यूज करता है एक कंज्यूमर, और आप कह सकते हो ये ड्यूरेबल गुड्स होती है, एक बार लेने के बाद वो खत्म हो गई। लेकिन कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको यूज किया जाता है विद किसी फर्दर प्रोडक्शन के लिए। देखो एक बाइक है, अगर एक बाइक एक जोमेटो राइडर ने परचेज करी है तो वो कंज्यूमर गुड्स सॉरी, एक जोमेटो राइडर ने परचेज करी है तो वो कैपिटल गुड्स बन जाएगी, क्योंकि उससे कोई ना कोई फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं पे सेम वही बाइक किसी घर पे परचेज की गई है, मैंने परचेज करी है अपने जॉब पे आने जाने के लिए, तो वो मेरी कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। तो कौन सी गुड कैपिटल गुड्स बनेगी, कौन सी गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनेगी, वो डिपेंड करता है उसके यूज पे। क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, कंज्यूमर कैपिटल। देन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में आती है आपकी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। दो टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंसेंटिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक के अंदर हम लेबर की हेल्प से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, एंड कैपिटल इंसेंटिव के अंदर हम मशीन्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री का एक स्टेटस कैसा है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो आप ऑफ कोर्स लेबर का यूज करोगे, कम टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो आप कैपिटल का यूज करोगे, एंड द वाइस वर्सा। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस में आती है आपकी कैटेगरीज कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, रिच पर्सन और सोसाइटी के लिए कर रहे हो या पुअर पर्सन के लिए कर रहे हो, आप विलेज एरिया के पर्सन के लिए कर रहे हो या सॉरी विलेज तो अर्बन रूरल कर लो इसको, अर्बन एरिया के पर्सन के लिए कर रहे हो या रूरल एरिया के पर्सन के लिए कर रहे हो। तो वो आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ना मैं क्वेश्चन के साथ, इसको साथ साथ नोट करते चलना, सारे टॉपिक हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। गॉट इट? थर्ड पॉइंट है मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फेक्शन। कार्डिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस हैं क्या मैक्सिमाइज होती है टोटल सेटिस्फेक्शन? नहीं, एजम्पशंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये एज्यूम तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हम देखते हैं, रिजल्ट निकलता है हमारा कि सेटिस्फेक्शन चाहता हूं मैं, मेरी ज्यादा से ज्यादा हो।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये बनेगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो एजम्पशंस है आपकी वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, नॉट डिमिनिशिंग। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अब करो ये वाला क्वेश्चन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, अगेन कंज्यूमर बिहेवियर का ही क्वेश्चन है। करो फटाफट इस क्वेश्चन को भी। मैं आपको ना एक बार कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा बेस बता देती हूँ। देखो, जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, वो आपका बेस है सबसे पहले यूटिलिटी पे। यूटिलिटी क्या होती है पता चला? कोई ऐसी चीज जो आपको सेटिस्फाइड कर सकती है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको कहा जाता है यूटिलिटी। कि एक गुड्स आपको कितना सेटिस्फाइड करती है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको कहा जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी आपकी मेजर दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी मार्जिनल सॉरी 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 एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल लिखो इस साइड पे ताकि, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या, अभी बताया, नंबर की फॉर्म में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल रैंक के हिसाब से मेजर करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी आपकी मार्शल ने दी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपका हिक्स एंड एलन ने दिया है, हिक्स एंड एलन ने दिया है। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आपको जो इक्विलिब्रियम एक कंज्यूमर का देखने को मिलता है, वो जनरली या तो वन कमोडिटी के केस में देखते हैं हम, या टू कमोडिटी के केस में देखते हैं। वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होती है प्राइस के। टू कमोडिटी के केस में कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ गुड वाई बराबर होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी के इसके अंदर आपके दो लॉज भी आपको पढ़ने को मिलते हैं, गॉसन फर्स्ट लॉ, गॉसन फर्स्ट लॉ एंड गॉसन सेकंड लॉ। गॉसन फर्स्ट लॉ क्या है? गॉसन फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है जब आप एक चीज को कॉन्टिन्यूस कंज्यूम करते जाते हो, तो उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो आपकी कम होती जाती है। एंड दूसरा है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्वेश्चन सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको बोलता है कि एक कंज्यूमर जब सेटिस्फाइड होगा, जब वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को एक साथ कंज्यूम कर रहा है, तो उसे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जब उसकी बराबर हो जाती है, तो वहां आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होता है MUX अपॉन PX, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ गुड X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ गुड Y। देन आ जाओ आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आता है आपका इनडिफरेंस कर्व, IC कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या है? इनडिफरेंस कर्व के अंदर आप पढ़ते हो कि एक कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड होता है, ये आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। इसके अंदर भी आपको दो अप्रोच पढ़नी पड़ती हैं, प्राइस इफेक्ट जब डिवाइड करती है इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को, उसके अंदर आपके पास दो अप्रोच आती हैं, एक आती है हिक्सियन अप्रोच एंड एक आती है स्लट्सकाई अप्रोच, स्लट्सकाई की अप्रोच। ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। अब करो इस क्वेश्चन को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज टू एक्सप्लेन थ्रू द ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब IC कर्व बनेगा।
when there are two commodity with price given and with limited income of consumer, the following is required. बजट लाइन की जरूरत है, इंडिफरेंस मैप की जरूरत है, पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन द आईसी एंड द बजट लाइन, या इक्वालिटी द स्लोप ऑफ आईसी एंड द बजट लाइन। किसकी जरूरत है? एक कंज्यूमर को ये देखने के लिए क्या वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है या नहीं है। क्या चीज आपको पहले बनानी पड़ेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले तो आपके पास इंडिफरेंस मैप होना चाहिए। इंडिफरेंस मैप ही आपका इंडिफरेंस कर्व है। आईसी कर्व होना चाहिए। आईसी कर्व जब बनेगा, एक सेकेंड, ये आपके पास आईसी कर्व है। आईसी कर्व के साथ आपको सेकंड पे चाहिए बजट लाइन। ये बना ली हमने यहाँ पे अपनी बजट लाइन। ये है मेरी गुड एक्स एंड ये है मेरी गुड वाई। पॉइंट ऑफ टेंडेंसी बिटवीन दी आईसी, नहीं, पहले आपको ये देखना है जो आपने आईसी कर्व और बजट लाइन बनाया उसका स्लॉप इक्वल है। स्लॉप इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो जितना चेंज आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट में आपको देखना है जहां ये टच करेंगे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। समझ में आया? आगे चले, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। If a firm is prepared to income increase cost of transportation, it may be reduced in the position to it may be in a position to reduce its inventory cost. रीजन आपको दे रखा है, इन सच केस द फर्म कैन यूज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रश द गुड स्टॉक टू डिजायर्ड वेयर हाउस अनमाइंडफुल द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये ना किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं है क्वेश्चन, आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो कि एक फर्म है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम हो जाएगी अपने आप। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है तो उसको ये एंश्योर करना है कि फास्टेस्ट मोड होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है तो मेरे को जल्दी से जल्दी गुड्स मिलनी चाहिए मेरे वेयर हाउस तक। फिर उसमें ये नहीं देखना कि आपके इन्वेंट्री कॉस्ट तो कम हो ही रही है, अब आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में को भी कम करने का ट्राई करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अनमाइंडफुल कॉस्ट आपको ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे फिर लेनी पड़ेगी। देन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ स्टेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर इक्वल। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ऑफ डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। इस स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से पढ़ लेना प्लीज, करो इस क्वेश्चन को। देखो यहां ये बोल रखा है, आपने इलास्टिसिटी के मेथड पढ़े हैं, मेथड ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी नहीं पढ़े हैं तो मैंने भी पढ़ाई है, पढ़ लेना। एक उसमें मेथड आता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी। ये मेरा डिमांड कर्व है, 1 2 3 4 5, ये है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व, हाई इलास्टिक। ये है आपका नो जीरो हाईली इन इलास्टिक, सॉरी, हाईली इन इलास्टिक की इलास्टिसिटी तो बिल्कुल भी है ही नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आएगा। हाईली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, प्राइस कितना भी हो जाए, हाईली इन इलास्टिक का डायग्राम आपका इस शेप में बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाईली इलास्टिक का डायग्राम आपका इस शेप में बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देन आपका आता है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब है कि जितना चेंज आपका प्राइस में आया है सेम उतना ही चेंज आपका डिमांड में आया है, ये होता है यूनिटरी इलास्टिक। ये है आपका इलास्टिक डिमांड का, हाई इलास्टिसिटी नहीं है, जस्ट ए इलास्टिक है। ये है आपका इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक डिमांड कर्व का जो आपका डायग्राम बनेगा वो
थोड़ा सा फ्लैट बनेगा, इस टाइप से थोड़ा सा फ्लैट, और इसका रुको, और ये इस तरीके से बनेगा। ये क्या है? ये है आपका हाई इलास्टिक, ये है हाई इन इलास्टिक, ये है यूनिटरी इलास्टिक, ये है आपका इलास्टिक, ये है आपका इन इलास्टिक। समझ में आया? यहाँ आपकी इलास्टिसिटी है 0, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी है इन्फिनिटिव, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी है 1, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी है मोर देन 1, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। ये आपकी इलास्टिसिटी बनेगी लेस देन 1। समझ में आ गया? तो ये बोल रखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ स्टेट लाइन डिमांड ऑफ द पॉइंट इलास्टिसिटी आर इक्वल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल होती ही नहीं। हमने अभी देखा 5 टाइप की इलास्टिसिटी हमारे डिमांड कर्व पे। पॉइंट इलास्टिक मेथड आपके इलास्टिसिटी का। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल। हर एक पॉइंट पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के डिमांड कर्व पे आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल होती है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? हमने कॉस्ट देखा है, कॉस्ट के अंदर मेरा एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की शेप क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, इस तरीके से, कन्वेक्स टाइप में थोड़ा सा। तो जो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इसका जो आपका स्लोप होता है ना, वो होता है अनइक्वल, स्लोप होता है अनइक्वल। लेकिन जो इसकी लेकिन जो इसका एरिया अंडर द कर्व होता है ना, एरिया अंडर द कर्व वो इक्वल होता है। देखो, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ये देखो, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ थोड़ा सा। ये आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, ये आपका दूसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, ये आपका तीसरा रेक्टेंगुलर बॉक्स बना। जो इन तीनों बॉक्स का एरिया है ना, वो सेम होगा, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी है हर पॉइंट पे वो आपकी इक्वल होगी। यहां बोल रखा नॉट इक्वल, बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्लोप अनइक्वल होता है, लेकिन इलास्टिसिटी और एरिया अंडर द कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हमेशा इक्वल रहता है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अगेन कॉस्ट फंक्शन से क्वेश्चन है। मैंने आपकी एक क्लास ली है 1 घंटे की, 1 घंटे की भी पूरी नहीं है, उसमें प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन तीनों करवाए हैं, कंप्लीट कंसेप्ट, उसको देख लेना जरूर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन शॉर्ट रन चेंज इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एक शॉर्ट रन का दे रखा है, शॉर्ट रन के अंदर मेरी कॉस्ट दो होती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मेरी सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ही होती है। तो यहां बोल रखा है शॉर्ट रन के अंदर टोटल कॉस्ट इज 0, देयरफॉर द चेंज इन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहां बोला टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 0 है, तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मान लिया 10 है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही आएगी। हाँ बिल्कुल, एक वैसे तो आपकी स्टेटमेंट सही है, बट रियल के अंदर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 होती नहीं है, ये स्टार लगा के लिख लेना। फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी 0। अब आ जाओ सेकेंड स्टेटमेंट। इफ वी डिक्रीज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
हम डिक्रीज करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। यहां मैंने मान ली मेरी, इसी एग्जांपल में ले लो दोबारा, टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी 10 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने 10 ली है, टोटल फिक्स कॉस्ट को ले लो आप 3 रुपीज, टोटल कॉस्ट आपकी 13 रुपीज। अब यहां दे रखा है इफ वी डिक्रीज द एवरेज कॉस्ट, हमने डिक्रीज कर दी एवरेज कॉस्ट 3 से 2 कर दी, और इंक्रीज कर दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मैंने 10 से 12 कर दी, तो टोटल कॉस्ट मेरी डिक्रीज हो जाएगी 12 प्लस 2 14। क्या ये डिक्रीज होगी? नहीं, या तो कांस्टेंट होगी या इंक्रीज होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, इफ वी डिक्रीज एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जितना चेंज इसमें आया है उतना ही चेंज इस आपका जितना चेंज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आया है उतना ही चेंज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आया है। टोटल फिक्स्ड 1 से घटी, टोटल वेरिएबल मैंने मान लिया 1 से बढ़ गई, तो टोटल कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। 11 + 1 13, हाँ कोई चेंज नहीं आया। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। आ गया आंसर हमारा यही से ऑप्शन नंबर ए एंड सी। फोर्थ को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, पढ़ते हैं इसे भी। इफ वी डिक्रीज, अगर हम डिक्रीज करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, इंक्रीज करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, डिक्रीज करेंगे ज्यादा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे कम, तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। गॉट इट? कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो। अगेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट से क्वेश्चन है आपका। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। हमें जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन पढ़ना होता है वो दो बेसिस पे पढ़ना होता है। हमारा मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एक पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, एक पढ़ना है इन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपकी बनेगी स्टेट लाइन, जहां आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज, अच्छा पर रेवेन्यू नहीं आएगा, मतलब ये आपकी इक्वल रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। एम सी इज इक्वल टू एम ए सी। वहीं पे इम्परफेक्ट के अंदर आपका जो ए सी एंड एम सी का कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये है मेरी एवरेज कॉस्ट एंड ये है मेरी मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट के ना एक ओहो, ये तो मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का बना दिया। ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का बनता है। क्या कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड प्लीज। ये जो कर्व मैंने अभी बनाया था ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का बनता है। एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व बनता है वो टिक शेप में बनता है एंड एवरेज कॉस्ट का यू शेप में बनता है। जो ये टिक बनता है ये कट करेगा जहां पे आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। एवरेज कॉस्ट यहाँ मिनिमम है तो ये यहां से कट करेगा। ये है मेरी मार्जिनल कॉस्ट एंड ये है मेरी एवरेज कॉस्ट। पढ़ो अब। वाइल एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू डिक्रीज, एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रही है। ये देखो इस वाले पॉइंट से एवरेज, क्या कर रही हूँ आज मैं, सॉरी गाइस। एवरेज कॉस्ट जहां पे कॉन्टिन्यूस डिक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट बिगिन टू राइज, मार्जिनल कॉस्ट वहां पे राइज होगा। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम, जब एवरेज अपने मिनिमम पे होगी,
इट इज नीदर इंक्रीज नो डिक्रीज, तो ये मिनिमम पे है. इट कांस्टेंट, व्हेन एसी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू एमसी, जब एसी कांस्टेंट है तो वो इक्वल होगा एमसी के. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा. देखो पढ़ लो एक बार आप ही. मैंने यहाँ दो स्टेटमेंट मिक्स कर रखी हैं. इन शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर एमसी इंटरसेक्ट एसी एट इट्स मिनिमम. एमसी इंटरसेक्ट करेगा एसी को जहां पे एसी मिनिमम होगा बिल्कुल. व्हेन एमसी कंटिन्यू टू डिक्रीज एसी बिगिन राइज, एमसी डिक्रीज हो रहा है तो एसी आपका राइज होगा. इट नीदर इंक्रीज नो डिक्रीज, इट कांस्टेंट. हाँ बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट एंड करेक्ट रीजन भी है. इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट. बिल्कुल सही है आपकी दोनों स्टेटमेंट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ये भी मैंने मार्जिनल रिवेन्यू का ही बना दिया यहाँ पे. ये सिर्फ यही बना लो अभी. आप आगे मार्जिनल रिवेन्यू का क्वेश्चन आएगा तब बनवा दूंगी. ये इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंदर एमसी एंड एसी का कर्व इस तरीके से बनता है. आगे दे रखे हैं आपकी थ्योरीज, ये याद करने वाली चीज है. इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ. आंसर नंबर 3, प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, वॉल्कर की है. प्रॉफिट एज, बस इसको ना 3 बार मेरे साथ साथ बोल लो. प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी वॉल्कर, एफ ए वॉल्कर. प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, एफ ए वॉल्कर. डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जेबी क्लर्क. डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जेबी क्लर्क. रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, हैवले, एफ डब्ल्यू हैवले. इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, स्कम्चर, जोसेफ ए स्कम्चर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. ये दे रखा है आपकी टाइप्स ऑफ मार्केट से. टाइप्स ऑफ मार्केट ये आप कह सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर से, जिसमें आपका एक परफेक्ट कंपटीशन आता है, एक इनपरफेक्ट आता है. इनपरफेक्ट के अंदर आपका मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोल, हाँ मोनोपोली तो शुरू में ही बोला था, वो सब आता है. बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. A simple monopoly always earn supernormal profit. Always earn, always. एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, मेरे को ये बताओ क्या मोनोपोली अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता है. पहले इसका आंसर दो मुझे. क्या मोनोपोली अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता है. देखो अगर मोनोपोलीज के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे देखा जाए तो आप कहोगे हाँ कर तो सकता है. लेकिन जब इकोनॉमी के बेस पे अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नहीं, मोनोपोली अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकता. उसका रीजन ये है, अगर किसी मोनोपोली फर्म ने प्राइस को बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, जिस वजह से वो उस प्राइस के ऊपर, देखो प्राइस तो सेट कर सकता है लेकिन प्राइस के साथ साथ वो कितना सेल करना है उसे सेट नहीं कर सकता. दोनों चीजों को एक ही साथ कंट्रोल वो नहीं कर सकता. समझ आया ये पॉइंट. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आपसे. नेक्स्ट दे रखा है आपका स्वीजी किंग डिमांड का, ओलिगोपोली मॉडल है ये आपका. प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट भी हमारा ओलिगोपोली के अंदर ही आता है. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ रखा था. प्राइस रिजिडिटी आपका कहाँ कौन से मार्केट के अंदर देखने को मिलता है. करेक्ट आंसर था ओलिगोपोली. एक होता है प्राइस टेकर और एक टर्म होती है आपकी प्राइस मेकर. यहां बोल रखा है आपका परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्राइस टेकर होता है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू. फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. जल्दी जल्दी बताओ अब इसका करेक्ट आंसर. मैं ना आपको एक टेबल बनवा देती हूँ और इसको संभाल के रखना, जहां भी दिक्कत है इसको खोल के रख लेना. देखो एक होता है आपका शॉर्ट रन, एक देखते हो आप लॉन्ग रन के अंदर. शॉर्ट रन में आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है
और आपका लॉस हो सकता है। सेम इसी तरीके से लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड आपका लॉस। परफेक्ट कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली, मेनली तो यही होते हैं। सो शॉर्ट टर्म के अंदर हर टाइप की इकोनॉमी हर टाइप का प्रॉफिट बना सकती हैं, इसको स्टार मार्क कर लो। शॉर्ट रन के अंदर हर टाइप की इकोनॉमी हर टाइप का प्रॉफिट बना सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बना सकता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन हमारे अभी देखा प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर का मतलब है कि वो प्राइस लेगा, वो खुद अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकता, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आइडेंटिकल होता है, सेम प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आपने प्राइस को हाई कर दिया तो आप जनता आपसे खरीदेगी ही नहीं, क्योंकि कोई अलग प्रोडक्ट तो आप सेल नहीं कर रहे, सेम प्रोडक्ट ही दे रहे हो, तो आपकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी। ये है शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन, ना तो कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता, ना ही वो लॉस में जा सकता, ये ओनली नॉर्मल प्रॉफिट में ही रहता है। ध्यान रखना इस चीज को। सेम विद मोनोपोलिस्टिक, सेम मोनोपोलिस्टिक भी ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना सकता ना लॉस लेगा, ये भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर ही रहेगा। लेकिन जो मोनोपोली है वो लॉन्ग रन में हमेशा एंड हमेशा, लॉन्ग रन की बात कर रही हूं मैं, लॉन्ग रन में वो हमेशा एंड हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही बनाएगी। अब यहां आ जाओ, ए सिंपल मोनोपोली ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऑलवेज नहीं, लॉन्ग रन के अंदर। Sweezy King the demand curve is the best model explaining the relative more satisfying of the oligopoly form for the price rigidity. हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बताई गई है कि जो स्वीजी किंग डिमांड कर्व है वो आपकी ओलिगोपोली का मॉडल है जो प्राइस रिजिडिटी को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। चलो इस मॉडल को भी पढ़ ही लेते हैं लगे हाथ अभी। देखो, इसका जो डायग्राम बनता है वो किंग डिमांड कर्व का कुछ इस तरीके से बनता है। हमने अभी सारे के सारे इलास्टिसिटी के डायग्राम देखे हैं ना, उसी से समझ आएगा। ये यहाँ है हमारी किंग, जो किंग से अबोव होता है वहां आपकी डिमांड इलास्टिसिटी होती है, मतलब आपकी डिमांड इलास्टिक होती है। लेकिन जब आप किंग से नीचे आते हो तो आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक बन जाती है। ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है यहाँ पे इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, यहाँ एक्स एक्सिस पे आएगा आपका प्राइस, यहाँ आएगी आपकी क्वांटिटी। तो ये मॉडल आपको शो करता है, एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट। क्या? प्राइस रिजिडिटी, कि हर ओलिगोपॉली के अंदर हमारे फ्यू नंबर ऑफ सेलर होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ सेलर के अंदर हर सेलर जो है वो प्राइस रिजिडिटी को फॉलो करता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि बाय चांस किसी दूसरे फर्म ने प्राइस को अगर कम कर दिया तो हमारे से कोई भी खरीदेगा ही नहीं। तो ये आपका प्राइस रिजिडिटी का ओ मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ आपका क्वांटिटी आएगा एंड यहाँ डिमांड, यहाँ डिमांड कह रही हूँ प्राइस, यहाँ प्राइस आएगा, यहाँ क्वांटिटी। जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाओगे तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होती जाएगी। समझ में आया? डायग्राम बाय चांस समझ में नहीं भी आया ना तो सिर्फ इतना याद रखो, जो ये मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट बाय सजेस्टिंग दैट firm are hesitate to change their price due to the risk of losing customer। कहीं तुम कस्टमर को लूज ना कर दो, कस्टमर तुम्हें छोड़ के कॉम्पिटेटर के पास ना चलेगा क्योंकि कॉम्पिटेटर ने प्राइस आपका कम कर दिया है। तो इस केस के अंदर सारे फर्म जो है वो प्राइस रिजिडिटी के कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। अब इसका करेक्ट आंसर बता दो मुझे फटाफट। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक ऑन फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक ऑन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, ये हमने अभी देखा ना, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। मोनोपोलिस्टिक आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी बना सकता है, लॉस भी ले सकता है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन यहाँ कहीं शॉर्ट रन या लॉन्ग रन की बात नहीं कहेगी, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शेप डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट डिमांड कर्व आपका यू शेप होता है, इस तरीके से बनता है, यू शेप। यहां बोल रखा है जो यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, मैंने एवरेज डिमांड कर्व बोल दिया क्या, क्या एवरेज कॉस्ट कर्व, जो आपका यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो बेस है ऑन द एजम्पशंस दैट इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्रिविलेज एट स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस इकोनॉमिक स्केल प्रिविलेज एट लार्ज लेवल ऑफ प्रोडक्शन। डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल अराइज प्राइमरीली, स्टार्टिंग में तो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न होगा बिकॉज द स्केल ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज, इट बिकम इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज द फर्म इफेक्टिवली। इसके लिए भी मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पे कंसेप्ट ही बता दूं क्या पूरा, एक बार आप आंसर दो मेरे को, फिर बताती हूँ, देखो फटाफट आंसर दो। देखो मेरे को बनानी है, मेरे पास एक मशीन है जो 500 यूनिट को प्रोड्यूस करती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी 10 रुपीज की है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, पर यूनिट के हिसाब से कोई चेंज नहीं आता, फिक्स कॉस्ट आपकी 1000 रुपीज की है, ठीक है। अब जब मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूंगी तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, फिक्स कॉस्ट तो ऑफकोर्स 1000 ही रहेगी, 100 यूनिट के हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी 1000 आ जाएगी, मतलब कि 100 यूनिट बनाने के लिए मेरी 2000 पड़ी कॉस्ट, क्वांटिटी है 100, दो जीरो से दो जीरो पर यूनिट कॉस्ट पड़ी है 20। वहीं पे मैं अगर 500 यूनिट को प्रोड्यूस करती हूँ तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम वही 1000 रहेगी, 10 के हिसाब से मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5000 हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6000। कितनी यूनिट बना रही हूँ इस बार मैं, 500 यूनिट बना रही हूँ, दो जीरो से दो जीरो गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। तीसरा, अब मेरे को 600 यूनिट बनानी है, जो मेरी ये मशीन की कॉस्ट थी, ये मान लो थी 50,000, जो ये मेरी मशीन 500 यूनिट बनाती है, इस मशीन को खरीदने की कॉस्ट मेरी 50,000 रुपए है, 600 यूनिट अब मुझे बनानी है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो अब रही ही नहीं क्योंकि मेरे को नई मशीन परचेज करनी पड़ेगी, उस नई मशीन की कॉस्ट आएगी कितनी, 50,000, कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी आएगी इसके साथ, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड ऑल, 10 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हो गई 6000, टोटल कॉस्ट हो गई 56,000, बना कितनी यूनिट रही हूँ 600, जीरो से जीरो गई, ये आएगा आपका 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 20 6 2 18, ये 92 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, 92.2, अगेन 92.22 आंसर आएगा इसका। अब आपकी कॉस्ट कितनी पड़गी, 92 रुपीज। यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप बनता है, वो इसीलिए यू शेप बनता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है कि मैं लार्ज लेवल पे जब प्रोडक्शन कर सकती हूँ, अगर मैं ज्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करूंगी तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये हो गया मेरा इकोनॉमिक ऑफ स्केल। देन आ गया आपका कांस्टेंट, देन यहां से आ जाएगा आपका डिक्रीजिंग, मतलब कि डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कि अगर 500 से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने चलोगे तो उल्टा अब आपको नुकसान भी होगा स्टार्टिंग में।
तो यहाँ पे भी तो यही बोल रखा है ना, यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट स्टार्टिंग में आपका इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, 10 यूनिट प्रोड्यूस करो, 20 यूनिट प्रोड्यूस करो, 30 यूनिट, जैसे जैसे ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे आप डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल के ऊपर जाते जाओगे। डिक्रीजिंग रिटर्न ऑन स्केल अराइज, स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रिटर्न आता है बिकॉज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज, क्योंकि यहाँ तक आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप फुल्ली एंड इफेक्टिव तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे जैसे यहाँ आप इनको इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाते हो तो आपके कॉस्ट जो है वो उधर कम होती जाएगी। क्या ये रीजन करेक्ट है? ये रीजन तो वैसे भी आपको ओनली इकोनॉमिक ऑफ स्केल का दे रखा है, डिसइकोनॉमिक का तो रीजन भी नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये इवन इकोनॉमिक ऑफ स्केल का भी आपका प्रॉपर रीजन नहीं दे रखा, ये अगेन एक्सप्लेन कर रखा है। ये सेकेंड स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट का रीजन नहीं दे रही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ आता है? आपका मोनोपोली के अंदर आता है। 3 टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप पढ़ते हो। फर्स्ट के अंदर जहां आप कंज्यूमर सरप्लस को कम करने का ट्राई करते हो हमेशा, कि जितना कंज्यूमर दे सकता है मेरे को उतना ले लेना चाहिए। देन आपका सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी पे कैसे कि सेलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ सेल करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो कहता है 100 रुपए 10 क्वांटिटी लोगे तो पड़ेगी आपको 100 रुपए की एक क्वांटिटी। वहीं पे अगर 50 क्वांटिटी परचेज कर लोगे तो लगा दूंगा 90 रुपए की। 100 क्वांटिटी परचेज करोगे तो लगा दूंगा 80 रुपए की। ये भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है ना। थर्ड, आपका आप कह सकते हो जियोग्राफिकल रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि पहाड़ों पे कुछ और प्राइस होगा, ग्राउंड लेवल पे कुछ और प्राइस होगा। तो ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, बिना मोनोपोली पावर के तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास मोनोपोली पावर नहीं है तो कोई और जहां जिस जो आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है कंज्यूमर वहां चला जाएगा। प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूज, इसको ध्यान से पढ़ो। अगर प्रोडक्ट के मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो कंज्यूमर आपसे क्यों परचेज करेगा? फिर वहां तो तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ना। फर्स्ट पॉइंट में भी तो मैंने यही एक्सप्लेन किया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड, मार्केट आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, अलग अलग मार्केट होनी चाहिए, पहाड़ों की मार्केट अलग एंड ऑल, छोटे बच्चों की मार्केट अलग, बड़ों की मार्केट अलग, सेगमेंटेड मार्केट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन मार्केट, अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होना जरूरी है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका डंपिंग से रिलेटेड। नॉन कन्वेंशनल डंपिंग कौन सी है? नॉन कन्वेंशनल डंपिंग जो आपकी ज्यादा आपको कम देखने को मिलता है, नॉन कन्वेंशनल जो आपको कम देखने को मिलती है, नॉन कन्वेंशनल डंपिंग बोलते हैं हम रिवर्स डंपिंग को। रिवर्स डंपिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी डंपिंग। जहां पे सबसे पहले डंपिंग क्या होता है मेरे को ये बताओ। डंपिंग एक तरीके का टैक्स है जो लगाया जाता है अगर आप अपनी कंट्री के अंदर सस्ता अपनी कंट्री में कॉस्टली बेचते हो प्रोडक्ट को और किसी दूसरी कंट्री में जाके उसको चीप सस्ता बेचते हो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है मेनली कि आप सामने वाली कंट्री में अपनी मोनोपोली बनाना चाहते हो। तो ये सस्ता बेचने के कारण प्रोडक्ट आपके ही प्रोडक्ट को सब परचेज कर रहे हैं। उस कंट्री की जो लोकल मार्केट है या लोकल पर्सन जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें काफी हार्म हो रहा है, तो उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता है जिस टैक्स का नाम है डंपिंग। समझ में आया?
यहाँ आपकी फर्स्ट दे रखी है स्प्रोडिक डंपिंग। स्प्रोडिक डंपिंग आपकी वो डंपिंग होती है जहां आप अपनी लिक्विडिटी को खत्म करना चाहते हो। आपको ये लगता था आपकी कंट्री के अंदर 1000 यूनिट सेल आउट हो जाएंगी, लेकिन आपका जो है वो सामान बच गया। आपकी कंट्री में 700 यूनिट ही सेल आउट हो पाई। तो इस वजह से दूसरी कंट्री में जाके 300 यूनिट आप सस्ते पे भी देने को तैयार हो जाते हो, ताकि टोटली तो लॉस ना हो, कुछ से तो कुछ तो मिल जाए। तो उसको कहा जाता है स्प्रोडिक डंपिंग। टेम्परेरी इन नेचर होता है, एम होता है एक्सेस स्टॉक को लिक्विडेट करना। उसके बाद आती है प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग एक्चुअली वो डंपिंग होती है जहां आप पेनिट्रेट करते हो मार्केट को। पेनिट्रेट का मतलब है मार्केट के अंदर घुसे चले जाते हो बिल्कुल जबरदस्ती। यहाँ पे आपका मेन एम होता है कि आप कंपटीशन को एलिमिनेट कर दो, लोकल मार्केट को, लोकल प्रोड्यूसर्स को खत्म कर दो। गॉट इट। नेक्स्ट आपका परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या मेन एम होता है आपका कि आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को पूरा करते हो, फिक्स कॉस्ट के ऊपर एनर्जी बेनिफिट फिर आप यहाँ पे लेते हो। एंड ला जो आपका आंसर ही है रिवर्स डंपिंग, जिसको नॉन कन्वेंशनल डंपिंग भी बोला जाता है। उसमें उल्टा होता है। डंपिंग में क्या बताया मैंने, डंपिंग में ये बताया कि अपनी कंट्री में तो आप महंगा बेचते हो, दूसरी कंट्री में आप सस्ता बेचते हो, लेकिन रिवर्स डंपिंग में उल्टा होता है। अपनी कंट्री में सस्ता बेच रहे हो, दूसरी कंट्री में आप महंगा बेचते हो। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन याद करने वाला है थोड़ा सा, इसको याद ही रखना है, लेकिन अगर किसी को पता है ऑलरेडी तो फटाफट बताओ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर फर्स्ट। इसको याद कर लेना भाई प्लीज, ये मैं बाद में ही करवाऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी नहीं ले रही। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्टेंट। दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। इसमें डिफरेंस भी बताना मुझे। कहां पे किस सिचुएशन के अंदर आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। When the firm is too small and too specialized, फर्म आपकी बिल्कुल छोटी सी है और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ही बनाती है। When firm decision to hire input do not result in increasing in input cost, ये आपके प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। लो का नाम बता दो, कौन सा लो यहाँ पे यूज होता है हमारा। When firm is too large or diversified, when long run cost of producing a unit fall as output increase. The correct answer of this question इस ऑप्शन नंबर 4। जब लॉन्ग रन कॉस्ट, ये मैंने अभी आपको जब लॉन्ग रन कॉस्ट का बताया था यू शेप, ये क्वेश्चन मैंने जब भी बताया था आपका यू शेप के अंदर हमें इकोनॉमिक का बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल का स्टार्टिंग में। जब आप जो भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें पर यूनिट कॉस्ट आपकी फॉल होती है और आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था जस्ट, ये गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक ऑफ स्केल और इकोनॉमिक ऑफ स्कोप। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब है मैं एक ही प्रोडक्ट को लार्ज स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करता हूँ। पहले 100 यूनिट बनाना था तो अब 1000 यूनिट बनाऊंगा। लेकिन इकोनॉमिक ऑफ स्कोप का मतलब है जहां मैं अपने बिजनेस के स्कोप को बढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे एक छोटी सी स्टॉल है, गोलगप्पे की स्टॉल है। उस गोलगप्पे के स्टॉल पे मैं गोलगप्पे तलती हूँ, जब उसमें ऑयल यूज होता है, पोटैटो फिलिंग के लिए यूज होता है। तो मेरे पास ये स्कोप है कि मैं इसके साथ साथ क्यों ना मैं टिक्की भी बनाने लग जाऊं। जब प्रोडक्ट मेरे ज्यादातर वही यूज हो रही हैं, तो मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदूंगी तो ऑफकोर्स पहला तो मुझे सस्ता पड़ेगा, दूसरा ये हो जाएगा कि जिसको टिक्की खानी है वो भी मेरे पास आएगा। फिर अभी तो सिर्फ मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो गोलगप्पे खाने ही आते हैं, है ना।
समझ में आया स्केल और स्कोप में बेनिफिट? स्कोप के अंदर आप रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हो, स्केल के अंदर उसी प्रोडक्ट को आप ज्यादा बड़े स्केल पे ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाते हो। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not the property of indifference curve? Indifference curve has a negative slope. Indifference curve imperfect substitution और concave to origin. concave होता है या convex होता है भाई? यही है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि आईसी कर्व आपका कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। मेरे को ये बताओ, ये दे रखा है आईसी इन परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, ये तो ठीक है। अगर मेरे को बताओ परफेक्ट सब्सटीट्यूशन होगा तो आईसी की शेप कैसे बनेगी? परफेक्ट सब्सटीट्यूशन में आईसी कर्व की शेप स्ट्रेट लाइन बनेगी। कब? परफेक्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर। वहीं पे अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो आईसी की शेप कैसे बनेगी? एल शेप बनेगी। ये आपका आईसी कर्व की शेप बनेगी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। समझ में आया? आईसी डू नॉट टच और नॉट इंटरसेक्ट ईटर, ठीक है ये भी। अपर आईसी इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाँ ये भी देख लो। ये है मेरा IC1, ये है मेरा IC2, ये है मेरा IC3, ये है मेरा IC4। हायर IC गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट, इसको छोड़ दो अभी के लिए। ये करो, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप मैंने अभी बताया है जस्ट। ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब टाइम ले लो, थोड़ा सा बड़ा बड़ी लाइंस हैं, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ किसी का गलत नहीं होना चाहिए अब। Arising when lower the average cost of manufacturing a product, when two complementary products are produced by a single firm। टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं एक सिंगल फर्म से, क्यों? ताकि हम एवरेज कॉस्ट को कम कर सकें। अभी बताया था ये मैंने, अभी बताया था ये मैंने। ये है आपका इकोनॉमिक ऑफ स्कोप, सी का 1, सॉरी डी का 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया, ऑप्शन नंबर सेकंड कट गया। अब आ जाओ, मीन लॉवरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन बल्क। आप बल्क के अंदर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो ताकि आपकी कॉस्ट कम आ सके। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन सॉल्व। इंटरनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमी को भी देख लो। इंटरनल इकोनॉमी वो इकोनॉमी जहां आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिपेंड करती है साइज ऑफ फर्म पे, एंड एक्सटर्नल जहां आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिपेंड करती है कंप्लीट इंडस्ट्री पे। देखो इंडस्ट्री क्या होता है, जब सेम काम करने वाले बहुत सारे फर्म एक साथ मिल जाते हैं ना तो इसको इंडस्ट्री बोलते हैं। समझ में आया? चलो इजी था ना। ए फर्म, थोड़ा सा ये आप कह सकते हो प्राइसिंग की टाइप्स हैं, तो ये आप मार्केटिंग से रिलेट कर सकते हो। अगर स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर भी मैं ये आपको टाइप्स ऑफ प्राइसिंग सारी करवाने वाली हूँ, लेकिन कर सकते हो तो प्लीज एक बार ट्राई करो। ए फर्म दैट प्रोड्यूस हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन अडॉप्ट। जहाँ एक फर्म जो प्रोड्यूस करता है हाईली सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो उसको कौन सी प्राइसिंग अडॉप्ट करनी चाहिए? चलो ये क्वेश्चन फिर मैं आपको ना होमवर्क के लिए दे देती हूँ। गॉट इट? और मेरे को विद रीजन बताओगे, विद रीजन बताना है इसका आंसर। इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, इफ फर्म इन लॉन्ग रन ऑपरेट एट द लेवल ऑफ आउटपुट। लॉन्ग रन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन भी बताया, सारे कंसेप्ट करवा चुकी हूँ, देखो वही कंसेप्ट से बार बार रिपीट हो रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है।
परफेक्ट कंपटीशन है, तो परफेक्ट कंपटीशन में एमसी इज लोवेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, एमआर लोवेस्ट होगा किसी से। एमआर इज इक्वल टू एमसी, हाँ हो सकता है। एमआर इज इक्वल टू एसी, करेक्ट आंसर ये देखो, आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये गलत नहीं है, लेकिन हमें देखना होता है बेस्ट। तो जब आपको एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एम सी दे रखा है, तो आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। गॉट इट? नेक्स्ट, बिजनेस डिसीजन, बेसिक इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है आपका। बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। कर दो इसको भी फटाफट। देखो क्या दे रखा है, बिजनेस डिसीजन मेकर्स डील विद द कॉम्प्लेक्स रेदर देन चाहोटिक्स। चाहोटिक मतलब आप कह सकते हो कंफ्यूजन। तो बिजनेस इकोनॉमिक डील कॉम्प्लेक्स होती है, कंफ्यूजन ना कि बल्कि कंफ्यूज्ड होती है। बिजनेस कंडीशन is real world and have to find their destination, that is achieve the goal। बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे रखी है। इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड टूल्स आएगा यहाँ पे, ये रूल्स नहीं, ये टूल्स आएगा। टूल्स ऑफ एनालिसिस, बिजनेस डिसीजन आर ऑलवेज रैशनल एंड रियल, आर नॉट काउंटर प्रोडक्टिव। इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां बोल रखा है कि विदाउट एप्लीकेशन इकोनॉमिक लॉजिक के आप बिजनेस के डिसीजन को रियल वर्ल्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो और उसका कोई काउंटर प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको इकोनॉमिक कंडीशंस को देख के ही बिजनेस का डिसीजन लेना पड़ता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 25 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। वैसे आज मैं पीपीटी में आपके टोटल क्वेश्चन 46 लेके आई हूँ, तो मेरा था 50% से तो ऊपर, चलो हमने कर भी लिए हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा तो मैं बीच में देखती हूँ, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, ये प्रॉफिट है एंड ये फॉर्म्स, ये आर 2 बार नहीं आएगा, ये फॉर्म है, कर लो। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है प्योर कंपटीशन। ध्यान देना इस स्टेटमेंट पे। प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में मेरे को डिफरेंस बता दो। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में और प्योर कंपटीशन में जो मेन डिफरेंस आता है, एक तो आता है मोबिलिटी का। एक आप एज्यूम करके चलते हो परफेक्ट कंपटीशन में नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो आप ये अज्यूम करते हो नो ट्रांजैक्शन एंड नो ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन प्योर कंपटीशन में आप मानते हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है एंड ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होती है। तो प्योर कंपटीशन आपका लाइक यू कैन से द रियल कंपटीशन जो आपको देखने को मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन में जब नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने अज्यूम कर ली, तो ये रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं हो सकता। अब एक कंसेप्ट दे रखा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जब आप एक चीज को लेने के लिए
पिछली वाली किसी चीज को फॉरगॉन कर देते हो उसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको समझाती हूँ थोड़ा सा। आपका पूरा पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ही बेस होता है। आपके पास दो जॉब ऑफर लेटर है। मैंने जब मेरी क्लास में करवाया था ना बीबीए वाले बच्चों को, तभी भी मैंने सेम एग्जाम्पल लिया था। 1 लाख और दूसरा आपका 1.25 लाख। जब आप 1.25 लाख वाली जॉब को ज्वाइन करते हो 1 लाख रुपीस की जॉब को छोड़ने के लिए, तो जो ये 1 लाख बना ये होगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे को ये बताओ, देखो स्टार्टिंग में आपने जॉब की होगी 10,000 की, ये आपकी हो गई फर्स्ट जॉब। सेकंड जॉब आपने जो ज्वाइन करी वो करी 30,000 की। थर्ड जॉब जो आपने ज्वाइन करी वो करी 40,000 की। फिफ्थ जॉब आपने ज्वाइन करी 80,000 की। सिक्स्थ जॉब आपने ज्वाइन करी 1 लाख की। सेवेंथ जॉब आप ज्वाइन करोगे 1.25 लाख की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर बार आपकी ज्यादा होती जा रही है। सेवेंथ जॉब को ज्वाइन करने के लिए जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 1 लाख है। लेकिन वहीं पे जब आप सेकेंड जॉब को ज्वाइन कर रहे हो तो उससे पहले की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा ज्यादा से ज्यादा होते जाती है। इसीलिए आपका पीपीसी के अंदर मैं हमेशा देखती हूँ ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस आप करते जाते हो एक गुड्स को इंक्रीज करने के लिए, एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ आपको बोल रखा है प्योर कंपटीशन इज the return in excess of opportunity cost. Is this statement true? Of course, this statement is true. यही है इसका करेक्ट आंसर भी। आगे की स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज एक्सेस टोटल रेवेन्यू ओवर द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके लिए भी एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। सबसे पहले तो कॉस्ट देख लो। कॉस्ट आपकी दो होती हैं, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मेरे को स्टार्ट करना है ऑफलाइन ट्यूशन। ऑफलाइन ट्यूशन अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे क्लासरूम चाहिए, मतलब रूम चाहिए ना बच्चों को बिठाने के लिए। ऑफलाइन है तो मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर कहीं रेंट पे लूं या मैं अपना घर पे ही कोई रूम को खाली करके थोड़ा क्लासरूम एनवायरनमेंट वहां पे बना दूं। तो मैंने यही किया। मैंने बाहर से रूम ना लेकर मैंने अपने घर के अंदर ही एक रूम को क्लासरूम बना दिया। अब उसके लिए मेरे पास ब्लैक बोर्ड का खर्चा हुआ, मैं पेन लेके आई, इंक का खर्चा हुआ, बच्चों के बैठने के लिए चेयर का खर्चा हुआ, मेरे लिए टेबल का खर्चा हुआ, लाइटिंग का खर्चा हुआ। इन दोनों से मिलाकर ही मेरी टोटल कॉस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर मैं ओनली एंड ओनली कंसीडर करता हूं जो खर्चा मैंने किया है, मतलब कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को। लेकिन जब मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करती हूं तो मेरे पास इम्प्लीसिट प्लस एक्सप्लिसिट, मैं दोनों कॉस्ट को लेके चलता हूं। तो यहाँ ये बोल रखा है अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, नहीं, ओनली एक्सप्लिसिट। बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट तो किसमें था, इकोनॉमिक प्रॉफिट में आता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फर्म्स। मॉडर्न फर्म का सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। Profit is maximum when the difference between marginal revenue and marginal cost is maximum. Pure profit or the economic profit is profit that determine the capturing the explicit and implicit or what are generally known as opportunity cost. देखो प्रॉफिट मैक्सिमम वहां नहीं होता जहां आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। सॉरी, डिफरेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका वहां होता है जहां आपका मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट के होता है। और यहां दे रखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। समझ में आया कंसेप्ट?
नेक्स्ट, which of the following is not a assumptions on which theory of consumer behavior is based on the cardinal utility? अगेन यूटिलिटी का क्वेश्चन आ गया, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, यूटिलिटी के अंदर एक होता है मेरी टोटल यूटिलिटी, एक होती है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या, कि देखो मैं आई धूप में से, धूप में से आते ही मैंने लिया एक गिलास पानी, पहले पानी के गिलास ने मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दी, 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन दे दी। दूसरा पानी का गिलास पिया और भी ज्यादा मजा आ गया, मेरे को 22 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तीसरा पानी का गिलास पिया और भी मजा आ गया, मेरे को 34 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। चौथा पानी का गिलास पिया, मेरा पेट पानी से भर चुका था, मुझे कुछ मजा नहीं आया उसमें, तो मेरी सेटिस्फेक्शन इस बार मेरे को 30 मिली। एक और पानी का गिलास पी लिया पांचवा, इस बार मेरी सेटिस्फेक्शन मेरे को 24 मिली। ये तो है मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल, ये फर्स्ट ग्लास, ये सेकंड ग्लास, ये थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट ग्लास पीने पे एडिशनल तो कुछ होगी नहीं क्योंकि पहले कुछ नहीं था। एडिशनल सेकंड में कितनी हुई, 12, 22 माइनस 10, 34 माइनस 22 एडिशनल अगेन 12। जब आप देख रहे हो कि फोर्थ ग्लास आपने पानी का पिया तो इसको 34 की जगह 35 कर लो क्योंकि एडिशनल होती है ये, तो ये 13 कर लो यहाँ पे। जब आपने एक गिलास और पानी का पिया, इस बार आपकी एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी हुई, 35 से, अच्छा एडिशनल आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड प्लीज, मैं आपको फ्रेश पेज पे ही करवाती हूँ ये, एक सेकेंड तो मुझे बस। TUMU 0, 10, 8, 4, 0, -1, 10 सेटिस्फेक्शन मिली फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से, सेकेंड ग्लास से 20 की सेटिस्फेक्शन मिली, थर्ड ग्लास से 28 की सेटिस्फेक्शन मिली, फोर्थ ग्लास से 32 की सेटिस्फेक्शन मिली, फिफ्थ ग्लास से भी 32 की सेटिस्फेक्शन मिली, सिक्स्थ ग्लास पीना नहीं चाहते थे, मम्मी ने जबरदस्ती पिला दिया कि बेटा गर्मी हो रही है पी ले, सेटिस्फेक्शन कम हो गई। तो ये क्या है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन आपकी हर एक कंजप्शन के साथ हमेशा कम होती जाती है। ये वाला कंसेप्ट पता है मेरे को, वो याद रह गया, प्रोडक्शन वाला, कि शुरू में इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ये वाला ये बना दिया था मैंने, अब ये माइंड में रह गया था मेरे। देखो अब तो यहाँ वो रखा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट, नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट डिक्रीज विद एवरी सक्सेसिव यूनिट। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। एक दो क्वेश्चन और कर ले या इतना ही रखोगे, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी कितने क्वेश्चन थे, 46 के आसपास है। मैं अगली क्लास में 25 क्वेश्चन ही और लेके आऊंगी, 4 क्वेश्चन इसी पीपीटी में मैं ऐड कर लूंगी। अगली क्लास में अगेन हम 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखो अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड एट लास्ट वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप लास्ट तक बने रहे। बट इतना मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, रेगुलर क्लासेस अगर अटेंड करोगे तो चीजें जरूर समझ में आएंगी। हो सकता है, वैसे तो मैंने कोशिश करी है पूरी कि मैं सारे कंसेप्ट आपको साथ साथ क्लियर करती चलूं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि अगर आपने कंसेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है तो आपको चीजें बेटर क्लियर नहीं हुई हो, है ना। तो कंसेप्ट वाली क्लास को देखना मत भूलना। आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो इकोनॉमिक्स की आपकी, जिसमें अभी आपको कंसेप्ट की 4 से 5 वीडियो मिलेंगी,
4 से 5 वीडियो में बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं आपके, उसको जरूर रेफर करना। एट लास्ट, वंस अगेन, थैंक यू सो मच।